अब देखिए, आज जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोलाइडी विलेन का, यानी जो पृष्ठ रसायन है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा कोलाइडी विलेन, ठीक है। जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है कोलाइडी विलेन, वो आज शुरू करना है। तो ये चैप्टर, पहली चीज़ तो इस चैप्टर पर ही इम्पोर्टेंट लगा लेते हैं। मतलब जो आपका यहाँ से स्टार्ट है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक सिंगल परिभाषा भी ऐसी नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो, ठीक है। इसमें जितना जो कुछ है, उसमें जो आपको पीछे बताया पृष्ठ रसायन के पहले हिस्से में उत्प्रेरक उत्प्रेरण में, उसमें तो इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन ये जो आपका है कोलाइडी विलेन, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें से कोई भी एक सिंगल चीज़ ऐसी नहीं है कि आप छोड़ सकें इसको, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको देखनी। तो सबसे पहली चीज़ देखते हैं जरा कोलाइडी के बारे में। तो कोलाइडी आखिर है क्या, ठीक है। तो कोलाइडी अगर कहा जाए तो कोलाइड कोई पदार्थ नहीं होता है कि आप देखें नहीं ये पदार्थ है कोलाइडी विलेन, हमने ये चीज़ बता दी तो ये कोलाइडी विलेन है। पदार्थ कुछ नहीं है, कोलाइड एक अवस्था है, समझ रहे हैं। जैसे ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस, इस तरह की होती हैं। इसी तरह की जो कोलाइड है, कोलाइड पदार्थ की एक अवस्था है, ठीक है। एक ऐसी अवस्था है जो विलेन के अंतर्गत पाई जाती है। इसमें कणों के आकार के हिसाब से हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तीन चीज़ों में हम बांटते हैं। कोई पदार्थ या कोई विलेन है, उसको हम क्या करते हैं, तीन हिस्सों में बांटते हैं। एक वास्तविक विलेन, यानी जिसको हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, समझ रहे हमारी बात। एक कहलाता है वास्तविक विलेन, जिसको हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। एक होता है कोलाइडी विलेन, और तीसरा होता है निलंबन, सस्पेंशन। यानी तीन तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन तीन बोलिए। एक वास्तविक विलेन, ठीक है, यानी ट्रू सॉल्यूशन इसको बोलते हैं। दूसरा है कोलाइडी विलेन, कोलाइडल सॉल्यूशन। और तीसरा है निलंबन, इसको बोलते हैं सस्पेंशन, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं। अब देखिए, ये तीनों चीज़ें कणों के आकार पर डिपेंड हैं, ठीक है। जो कण हैं, उन कणों का जो आकार है कि कण छोटे हैं कि बड़े हैं, उस आधार पर हम क्या करते हैं, इनको डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। वास्तविक विलेन का मतलब है जब हमने कोई दो पदार्थ मिलाए हैं। विलेन का मतलब समझते हो, पहले विलेन तो समझते हैं ना। विलेन का मतलब है क्या क्या मिला हुआ होगा, दो पदार्थ तो होंगे। एक कौन होगा, विलेय होगा, और एक आपका कौन होगा, विलायक होगा, ठीक है। विलेय और विलायक बताएगा कोई, क्या होते हैं। विलेय जो विलायक में घुल जाता है, यानी कोई भी ऐसा पदार्थ जो घुलता है विलेय कहलाता है, जो घोलता है अपने में वो क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। यानी अगर विलेन बना है तो ये कन्फर्म है कि विलेन में दो चीज़ें होनी अनिवार्य हैं। अब दोनों के साइज तो अलग अलग होंगे। अब ये तो नहीं है कि पानी को पानी में मिला देंगे तो विलेन बन जाएगा, बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना। पानी को दूध में मिला दो, हो सकता है बने, क्या बनेगा बाद की बात है, वो भी कोलाइडी विलेन में आप पढ़ोगे। अगर दूध है तो वो दूध विलेन नहीं ऐसा मानता, वो एक पायस है, जिसको हम इमल्सन बोलते हैं, समझ रहे हैं। वर्ड होता है इमल्सन। जैसे बहुत से बार आपने सुना होगा, एक बार किसी बच्चे ने पिछले साल ही शायद पूछा था कि सर उसके यहाँ पेंट वेंट का काम चल रहा होगा, नहीं तो वो पेंटर नहीं बोल देते, कभी कभी इमल्सन, कभी कहेंगे पेंट ले आना, कभी कहेंगे इमल्सन लाना है। अब वो बड़ा कंफ्यूज था कि इमल्सन और पेंट में आखिर अंतर क्या होता है। तो देखिए, इमल्सन एक ऐसी चीज़ है, कहीं पर भी हम पेंट वाली बात नहीं कर रहे, स्पेशली इमल्सन यानी पायस बता रहे हैं आपको। तो इमल्सन यानी पायस एक ऐसी चीज़ है जिसमें तेल की मात्रा होती है। अगर हम क्या करें, दो तरह का होता है, O/W, W/O, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, ठीक है। कि हम क्या कर दें, तेल में पानी घोल दें या पानी में तेल घोल दें, तो क्या घुलेगा, नहीं घुलेगा।
लेकिन ज़बरदस्ती करते हैं तो थोड़ा बहुत एक आध बूंद घुल जाती है। तो वो चीज़ क्या कहलाती है? इमल्सन। इसीलिए आपने देखा होगा इमल्सन, पेंट वाले में आपको अंतर बताते हैं। पेंट जो होती है वो पानी के साथ घोली जाती है, ठीक है। तो दीवारों पे पेंट करते हो काहे के साथ घोली जाती है? पानी के साथ। कहीं दरवाजे पर करनी हो या यहाँ करनी हो, क्या पानी के साथ घोल दोगे उसको तारपीन के तेल या वही मिट्टी के तेल के साथ घोलते हैं। वो क्या है? इमल्सन है। मतलब वो पानी में विलय नहीं है, वो आपका किस में विलय है? तेल में विलय है। तो उसके लिए आपको तेल चाहिए होता है। तो ये बेसिक अंतर होता है इमल्सन और इसमें। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब दो चीज़ें हम मिलाएंगे, विलयन का मतलब है हमने दो चीज़ें मिलाई, एक विलय और दूसरा विलायक। विलय कम मात्रा में होगा और विलायक ज़्यादा मात्रा में। जैसे पानी और चीनी, पानी और चीनी को अगर हमने मिला दिया तो उसमें पानी क्या है? विलायक है, ठीक है, और चीनी जो है वो क्या है? आपका विलय है। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम विलय और विलायक को मिलाकर क्या बना दें? विलयन बना दें। तो जब विलयन बनेगा तो विलयन को हम जरा देखें ध्यान से। अगर विलयन इस तरह का बना है, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट यानी पूरी तरह से पारदर्शी बना है, उसमें किसी भी तरह के कोई कण अलग अलग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ठीक है, तो उस विलयन को हम क्या कह देते हैं? वास्तविक विलयन। समझ गए? अगर थोड़े बहुत कण दिखाई पड़ रहे हैं तो कोलाइडी विलयन। अगर बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं अलग अलग, ठीक है, मान लिया बालू और चीनी को मिला दिया, अब क्या कोई उनका मेल है? नहीं है ना। तो ये क्या है? निलंबन, ठीक है, जिसमें कणों के आकार लगभग समान हो, क्या कहलाता है? वास्तविक विलयन। कणों में अंतर हो विलय और विलायक के, लेकिन बहुत ज़्यादा ना हो। मिट्टी घोल दीजिए, घुल तो जाएगी, लेकिन क्या पानी ट्रांसपेरेंट होगा? पानी धुंधला दिखेगा ना। वो किसका एग्जाम्पल? कोलाइडी विलयन का। नमक, कोई भी आप साल्ट घोल दीजिए, बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं दिखेगा, कुछ ना कुछ धुंधला हो जाएगा, वो क्या है? कोलाइडी विलयन है। बालू घोल दो, पत्थर डाल दो, ये सब कर दो, क्या घुल पाएंगे? वो नहीं घुल पाएंगे, बिल्कुल अलग अलग दिखेंगे आपको, कणों के आकार बहुत डिफरेंट हो गए, तो वो चीज़ क्या है? निलंबन। अगर हम इसको चित्र से दिखाने की कोशिश करें तो देखिए, हम 3 चित्र बनाने जा रहे हैं, बताइएगा कौन सी चीज़ क्या है। बताइए, जान पाएंगे इसमें कौन सी चीज़ क्या है? नमस्ते। इसमें ये बताइए क्या है? कोलाइडी, ये वास्तविक, और ये निलंबन यानी सस्पेंशन। क्लियर हो गया? नहीं, किसी को डाउट है? कणों के आकार से आप बिल्कुल सीधे क्लियर कर सकते हो। अब इसे चीनी को बोल दिया तो सॉल्यूशन आपको कैसा मिलता है? एकदम ट्रांसपेरेंट मिलता, नहीं मिलता है? अगर चीनी सही है तो एकदम ट्रांसपेरेंट। अब चीनी का गंदी वाली ले आओ, वहाँ पीली पीली, ठीक है, फिर सोचो ट्रांसपेरेंट मिल जाए, तो सॉल्यूशन मिलेगा ट्रांसपेरेंट ही, लेकिन उसका कलर कैसा होगा? हल्का सा पीला, ठीक है, समझ रहे हैं? विलेयता और घुलनशीलता एक चीज़ है या कोई अंतर है? बताइए। ऐसा कहते नहीं है कि ये विलेय है, ठीक है, और ये इसमें घुलनशील है, कि ये घुल रहा है, तो बताइए इसमें क्या कोई अंतर है कि नहीं है? किसी को लगता है? अगर लगता हो कि कोई अंतर है तो बताए। अगर लगता है आपको कि कोई अंतर नहीं है विलेय और घुलनशीलता में तो वो बताए। चीनी विलेय है कि घुलनशील है? ये दोनों है, बताइए क्या है? घुलनशील है। मिट्टी
मिट्टी क्या है, सुन नहीं पाएगा। विलेय है, घुलनशील नहीं है। ठीक है, अब मान लो छोटे छोटे पत्थर बजरी डाल दिए तो वो क्या है, विलेय की, घुलनशील की, दोनों की? कुछ नहीं, वो विलेय हैं। क्या बात है। ठीक है, चलिए मतलब समझ लीजिए भैया, इन शब्दों का मतलब समझ लो पहले। देखिए बहुत से शब्द ऐसे मिलते जुलते हैं जिनका लगता है मतलब एक ही होगा, नहीं। अब ऐसे विलेय और घुलनशील है, ये चीज़ इसमें घुल रही है कि नहीं घुल रही है, और विलेय है, लगता तो एक ही जैसा है बिल्कुल ना, लेकिन अंतर ये होता है घुलनशील का मतलब है कि घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है, विलेय का मतलब है पूरी तरह से उसमें समा गया है, मतलब उसने सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट दे दिया। जैसे चीनी घुलनशील तो है ही, समझ रहे हैं। देखिए जो चीज़ घुलनशील है ये जरूरी नहीं है कि वो विलेय होगी, लेकिन जो चीज़ विलेय है वो घुलनशील तो होगी, भाई घुल रही होगी तभी तो विलेय हो पाएगी। विलेय का मतलब है कि उसका अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाए, कि भैया एक दूसरे में पूरा विलेय है। चीनी है, पानी में पूरी तरह से विलेय है, कुछ अंश चीनी का बाहर नहीं मिलता है, बिल्कुल सॉल्यूशन कैसा मिलता है, ट्रांसपेरेंट मिलता है, ये विलेयता या विलेय होता है। घुलनशील का मतलब है कि घुल रहा है, ये जरूरी नहीं है कि विलेय है। जैसे मिट्टी है, मिट्टी घुलनशील है, विलेय नहीं है कि है। क्या ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मिलेगा? तो बहुत गंदा धुंधला मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है विलेय का मतलब है पूरी तरह से घुल जाना, उसमें बिल्कुल एक दूसरे में मिल जाना, यानी अपना अस्तित्व ही खो देना। और घुलनशील का मतलब है घुल तो रहा है, ठीक है, लेकिन विलेय नहीं है। पत्थर घुलनशील ही नहीं है, ठीक है, तो विलेय की तो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले घुलने लायक तो होना चाहिए, तभी तो हम विलेयता की बात करेंगे। यानी घुलनशीलता का अगला हिस्सा विलेयता है। विलेय का मतलब है पूरी तरह से उसी में एब्जॉर्ब हो जाना, और घुलनशीलता का मतलब है कि घुल गए हैं। विलेय कोई ज़रूरी नहीं है कि हो पाए कि नहीं हो पाए। अंतर समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ठीक है, ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। अब इसमें थोड़ा सा पहले बता लें हम, फिर उसके बाद करते हैं कोलाइडी विलयन। ठीक है, अब क्या है देखिए कोलाइडी, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल से। जैसे पदार्थों की हम बात करते हैं, अब कोलाइड हैं, ठीक है। अब ये आप समझ तो गए, यहाँ पे ये निलंबन है, ये आपका कोलाइड है या वही कोलाइडी विलयन कह लो, और ये आपका वास्तविक यानी ट्रू सॉल्यूशन है। अब जैसे हम पदार्थों को घोलें, ठीक है, मान लीजिए हमने जिलेटिन घोल दी, ठीक है, या हमने कोई भी ऐसी चीज़ स्टार्च मान लो घोल ली, गोंद है घोल दिया यार कहीं पानी में, कोई भी है। जिलेटिन जानते क्या होती है? नहीं, जिलेटिन वो पदार्थ होता है, कैप्सूल देखें, कैप्सूल के ऊपर जो खोल बना होता है वो मुख्यतः जिलेटिन का बना होता है। इस तरह का एक पदार्थ होता है जो कि पानी में घुल जाता है। जिलेटिन एक ऐसा पदार्थ है जो पानी में घुलता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं अगर गोंद है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, कोलाइडी विलयन है, जिसमें विलयन तो बना हुआ हो लेकिन कण थोड़े मोटे हों, थोड़े से मोटे, कि हमको पता चल जाए। कोई दो चीज़ें घोल दीजिए धुंधली हो, जैसे मिट्टी घोल दी आपने किसी चीज़ में, या समुद्र का पानी, समुद्र का पानी भी क्या है, कोलाइडी विलयन है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या घुले हैं, नमक यानी साल्ट। साल्ट का मतलब है लवण, ठीक है, लवण घुले हुए हैं, साल्ट। हम अपनी देसी भाषा में साल्ट को क्या जानते हैं, केवल नमक के से जानते हैं। है वास्तविक में नमक ही, लेकिन अगर आपसे भी नमक पूछा जाए तो आप किसको जानते हैं, वही सफ़ेद वाले को, नहीं जो NaCl है। जबकि KCl क्या है, नमक ही तो है यार। नमक का मतलब है सीधा सीधा साल्ट, और साल्ट का मतलब है लवण। तो चाहे आप नमक कहो, चाहे लवण कहो, चाहे साल्ट कहो, है एक ही चीज़। लेकिन जो हमारा दिमाग होता है ना, वो जो चीज़ हम देख रहे होते हैं उसी पर जाता है। हम हमेशा से नमक उसको खाली सुन रहे हैं,
अभी कोई कह दे नहीं CaSO4 आ गया, उससे अच्छा ये भी नमक है एक बड़ा। अब ये नहीं कहेंगे कि इसको खाने में डाल लो, लवण है, लवण की कैटेगरी का है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर लवण या हर नमक या हर साल्ट को आप खाने में डाले बैठे हैं। पता लगा KCl है, अब खाने में डाल लिया, अब खाना खा रहे हो पता नहीं क्या है, कैसा है, स्वाद है, क्या है, क्या पता नहीं। अब ये तो एक NaCl स्पेशल है जिसका स्वाद इस तरह का है जो आप जान रहे हैं। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि सभी लवण एक ही स्वाद के हों या इसी तरह के हों, बस ये है कि स्वाद थोड़ा अलग होगा, किसी का कम नमकीन होगा, ठीक है, किसी का थोड़ा ज़्यादा नमकीन होगा। और साल्ट भी कई तरह के होते हैं, जो आप नमक खाने वाले यूज करते हैं वो भी कई तरह के होते हैं। एक रॉक सॉल्ट होता है, रॉक सॉल्ट जिसको कहते हैं चट्टानी नमक, जिसको साधारण भाषा में सेंधा नमक बोलते हैं। सबसे बढ़िया वही होता है, उससे अच्छा कोई नमक नहीं है, ठीक है। अगर सेंधा नमक खा रहा है कोई तो उसको नमक से होने वाली समस्याएं या बीमारियां कम होती हैं, वरना नमक भी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा बीमारियां जनरेट करता है। सेंधा नमक है, काला नमक है, गोरा नमक है, मतलब वही सफ़ेद नमक है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग तरह के सिस्टम्स हैं, किसी में कोई ज़्यादा है, किसी में कोई ज़्यादा है। अब ये सब क्या है, हमारे शरीर में एक सोडियम पोटेशियम पंप चलाते हैं। साल्ट जो होते हैं, कभी देखा होगा BP बढ़ता घटता है लोगों का, तो नहीं कह देते हैं भैया BP बढ़ गया है नमक ना देना, यही तो है। BP घट गया है नमक चटा दो थोड़ा, ठीक है, तो BP कंट्रोल हो जाएगा। तो वो क्या है, हमारे शरीर में एक पंप होती है सोडियम पोटेशियम पंप, अंदर बाहर सोडियम पोटेशियम के आयन आते जाते रहते हैं। अब अगर बढ़ गया है BP तो इसका मतलब है पोटेशियम पंप तेज चल रही है, वो ज़्यादा आयन फिल्टर कर रही है। ये पंप है, इधर मान लो K के आयन है या Na के आयन है, इधर कोई और है, पंप सही बहुत तेज चल रही है, BP बढ़ा हुआ है, मतलब इधर आवश्यकता 10 Na की है, ये बहुत तेज चल रहा है, उसने 15 पहले भेज रखे हैं Na। तो अब क्या है, आ जाता है नमक रोक लो थोड़ी देर, नमक मत दो, ताकि क्या हो जाए, यहाँ पर आयन थोड़ी देर में कंट्रोल हो जाए। अब क्या होता है, यहाँ चाहिए 10 है, ठीक है, यहाँ चाहिए 10, अब इधर से पहुँच पा रहे हैं केवल 5, तो प्रोसेस थोड़ा धीमा है, ढंग से नहीं चल पा रहा है। तभी कहते हैं यार BP लो हो गया, जो ब्लड का प्रेशर है वो क्या हो गया, लो हो गया। अब इसका मतलब चल नहीं पा रहा है ज़्यादा, तभी तो लो हो गया। तो कहते हैं खाली सादा नमक खिला दो, सादा नमक खिला दिया। अब क्या है, सादे नमक में क्या मिलेगा, NaCl होता है, तो Na+ आयन तुरंत मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, Na आयन तुरंत मिले, प्रोसेस होने लगा। कभी आपने देखा होगा बैटरी फ़ोन की डिस्चार्ज हो रही होती है, अब वो वार्निंग देता है 28 सेकंड, 27 सेकंड, 25 सेकंड अगर होगा तो इस तरह से, या ब्लिंक करने लगेगा कि अब जा रही है, ठीक है। पता चला हमारे में तो समय आता है कि पता लग दे रहा है 28 सेकंड बचे हैं अब, ठीक है, तो तब तक लगा दिया। अगर पता चला 1 सेकंड बचा, तब भी अगर चार्जिंग कनेक्ट हो गई तो चालू। अब अगर 1 सेकंड और 1 सेकंड लग गया तो बेचारा मर गया, मरने से मतलब है स्विच ऑफ हो गया। वही यहाँ पर है, ठीक है, कि आयन कम है, BP बहुत धीमा है, बेचारा सांसें ले तो रहा है, अगर थोड़ी देर नहीं ध्यान दिया गया तो मर भी सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ नहीं हो पाएगा। वो वही चीज़ है, नमक खिला दिया सही टाइम पे, खा लिया उसने, चार्जिंग मिल गई, ठीक है, चार्ज हो गया, मतलब सब कुछ कंट्रोल आ गया, ठीक है। तो ये जो साधारण नमक आप खाते हैं, ये भी BP में बहुत बड़ा रोल अदा करता है घटाने बढ़ाने में। इसीलिए अगर कोई मान लीजिए सेंधा नमक खाता है तो उसको ये समस्याएं नहीं होंगी। और ऊपर से कच्चा नमक तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कच्चे नमक से मतलब होता है ऐसे खाना बनाया आपने, अब उसमें नमक कम है, ऊपर से डाल लिया, उसको बोलते हैं कच्चा नमक, ठीक है। वो वाला कच्चा नमक नहीं, जो गाँव में अक्सर बोल देते हैं, अच्छा ये सफ़ेद वाला कच्चा नमक, वो वाला बांटा नमक, ठीक है, मतलब जो ना नमक मिर्चा और ये सब मिला हुआ है, ठीक है, वो वाला नहीं है। कच्चे नमक से मतलब है ऊपर से बिना पका हुआ नमक, आपने खाने में डाल दिया तो वो नमक पक गया, वो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन ये जो कच्चा नमक है जो ऊपर से आप डाल रहे हैं, ये तुरंत देगा ना, ये तो तुरंत NaCl कंट्रोल करेगा,
गड़बड़ा देगा भैया। अब पता चला कंट्रोल है, सही सलामत है बीपी। कभी बीपी नपवाइए बिल्कुल सही हो, खूब नमक चाट लीजिए इतना सा, फिर बीपी नपवाइए, देखिए बढ़ जाएगा अपने आप। क्यों? क्योंकि सोडियम आयन ज़्यादा बढ़ेंगे तो पंपिंग ज़्यादा करेगा ना वो, भाई ज़्यादा तेज़ी से इधर उधर भेज रहा है। अब ज़्यादा काम करना पड़ा है, मतलब अपने आप बीपी कब बढ़ता है? आप दौड़ के आओ बहुत तेज़, मार थका गए हो, मार डरे हुए हो, देखिए बीपी पता लगा 200 हो गया, ठीक है। अब पता लगा बस बच्चे हैं निपटते, ठीक है। कहते नहीं है कि यार अरे डर गए, बिल्कुल जान निकल गई। तो ये वही स्टेप तो है कि जब बीपी बढ़ा है तो जान तक पहुंचा दिया उसने, और कुछ नहीं है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि ये भी एक बड़ी समस्या विकट है। क्योंकि बीपी है, हार्ट अटैक है, ये सब ऐसी समस्याएं जो अचानक से आती हैं, हमको पता ही नहीं होता है कब हमारा बीपी घट रहा है। कभी कभार ये होगा, कुछ सिम्बलाइजेशन होता है, मार पसीना आने लगा, मार उलझन होने लगी, तो अब लग रहा है कि सही से प्रॉपर हमारा सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, तब ये समस्या जनरेट होने लगती है, ठीक है। अब आते हैं कोलाइडी-विलेन में। तो कोलाइडी-विलेन अगर बनाने की बात करते हैं, ठीक है, तो दो तरह के, एक द्रव स्नेही कोलाइड और एक द्रव विरोधी कोलाइड। एक होते हैं द्रव स्नेही और एक होते हैं द्रव विरोधी। अब देख के ही पता चल रहा होगा यार, विरोधी का मतलब है अपोज कर रहे हैं भैया, हटो, यही तो है। स्नेही का मतलब है बुला रहे हैं, ठीक है, ये मतलब हाँ सही सलामत है। तो इसका मतलब वही है जो आप समझ रहे हैं। अगर गलत समझ रहे हैं तो गलत है, सही समझ रहे हैं तो सही। विरोधी का मतलब है अपोज कर रहे हैं, स्नेही का मतलब है नहीं, आराम से ठीक है बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ आप ये कह सकते हैं स्नेही, यानी जब भी हम क्या करेंगे, कोई भी ऐसा पदार्थ जब उसको द्रव के साथ मिलाया जाए तो अगर वो बड़ी आसानी से कोलाइडी-विलेन बना ले रहा है तो हम कह देंगे कि वो कैसा है, द्रव स्नेही है। और अगर आसानी से कोलाइडी-विलेन नहीं बना पा रहा है तो हम क्या कह देंगे, द्रव विरोधी कह लेंगे। द्रव अगर जल ले लिया जाए तो इसी को जल स्नेही और जल विरोधी भी कह सकते हैं। समझ आया नहीं है? तो थोड़ा बहुत लिख भी लीजिए थोड़ा सा। चलिए, टॉपिक है कोलाइडी-विलेन, हेडिंग भी डाल लीजिए कोलाइडी-विलेन। बोले तो लिखिए, सन 1861 ईस्वी, सन 1861 ईस्वी में थॉमस ग्राहम ने अनेक पदार्थों के विलयन को, थॉमस ग्राहम ने अनेक पदार्थों के विलयन को चर्मपत्र की झिल्ली, चर्मपत्र चमड़े, चर्मपत्र की झिल्ली या जंतु झिल्ली, चर्मपत्र की झिल्ली या जंतु झिल्ली से गुजार कर देखा और इसके आधार पर गुजार कर देखा और इसके आधार पर इन्हें दो भागों में, इसके आधार पर इन्हें दो भागों में विभाजित किया। नंबर 1 क्रिस्ट लाभ, नंबर 2 कोलाइड। नंबर 1 क्रिस्ट लाभ, नंबर 2 कोलाइड। अब देखिए ये कौन सी नई समस्या आ गई। तो जब चर्मपत्र झिल्ली से पार किया, चर्मपत्र झिल्ली समझते हैं, चमड़े की, ठीक है, चमड़े का मतलब ऐसे स्किन होती है हमारी, ठीक है, वो क्या है, एक चर्मपत्र झिल्ली है जिसको हम अर्धपारगम्य झिल्लियाँ भी कहते हैं। शायद आपको पिछले चैप्टर में बताई हो हमने, अर्धपारगम्य झिल्लियाँ बताई होंगी कि कुछ ऐसी झिल्लियाँ होती हैं। देखिए झिल्लियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं,
जो हमारी बॉडी या इन सब में पाई जाती हैं। एक होती है पारगम्य। पारगम्य झिल्ली का मतलब है जितना जो कुछ इधर से दिया सारा का सारा पार हो गया, ठीक है, तो वो कैसी झिल्ली हो गई? पारगम्य। एक होती है अपारगम्य, ठीक है। अपारगम्य का मतलब है पार ना जाने पाए कुछ। झिल्ली लगा दी, इधर से जितना भी पदार्थ है वो इधर को पार नहीं हो पा रहा है, अपारगम्य। इनके बीच की कुछ झिल्लियाँ आती हैं जिनको बोलते हैं अर्धपारगम्य। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अर्धपारगम्य यानी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन्स। ऐसी झिल्लियाँ जो ना तो बड़ी आसानी से पार होने देती हैं और ना ही रोकती हैं। यानी उन झिल्लियों के थ्रू विलय में कितने होते हैं? 2 पदार्थ होते हैं, सॉरी विलयन में कितने होते हैं? 2 पदार्थ। कौन कौन? एक विलेय और एक विलायक। तो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या करती है? एक पदार्थ को पार होने देती है, ठीक है, और एक पदार्थ को पार नहीं होने देती। यानी ऐसी झिल्लियाँ जो क्या करें, कुछ पदार्थों को पार होने दें और कुछ पदार्थों को पार ना होने दें, या सांद्रता के हिसाब से कम सांद्रता के विलयन को बाहर निकल जाने दें, ठीक है, कम सांद्रता वाले को परमिशन दे दें, अधिक सांद्रता वाले को परमिशन ना दें। इस तरह की झिल्लियों को हम क्या कहते हैं? ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्लियाँ कहते हैं। चर्मपत्र की झिल्लियाँ मुख्यतः हमारी स्किन की झिल्लियाँ। आपको कई बार एग्जाम्पल बताया है, पसीना निकलता है। पसीना कहाँ से निकल रहा है? अंदर से तो निकल रहा है, तो इसका मतलब है हमारी बॉडी में छिद्र होंगे, यही तो। लेकिन आपको एग्जाम्पल और भी बताया था एक हमने, अगर छिद्र हैं तो कभी कभार तो ये भी हो सकता है, पता चला स्विमिंग पूल में कूदे और 2 घंटे पड़े रहे और मार फूल फाल के निकले, इतने फूल गए कि वो पूल से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। भाई अगर यही प्रोसेस होता कि इधर से भी जा रहा है उधर से भी, अगर 2 वे होता है, ठीक है, तब समस्या तो बहुत बड़ी हो जाती। अब पता लगा कोई बेचारा बहुत पतला था, अब पानी में पड़ा है, इतना मोटा हो गया कि उसकी स्किन ही फट गई। अब यार लिमिट भर का तो देखिए बॉडी के हिसाब से होता है मोटापा वोटापा। अब ये नहीं है कोई बहुत पतला उसको मार सुई लगा के मोटा कर दो, फट जाएगा बेचारा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं अगर ऐसा होता तब तो पतले लोग खूब स्विमिंग पूल में कूदते, नहीं कि पता चला थोड़ा सही लगने लगे हम, ऐसा नहीं होता। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है हमारी, ये 1 वे होती है। 1 वे का मतलब है पसीने को तो बाहर आने देती है, लेकिन हमारे यहाँ का जो पानी है, पानी को अंदर जाने की परमिशन नहीं देती है। तो ये भी क्या है? एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली। अब ये नहीं है जो आप ये देख रहे हैं, ये अर्धपारगम्य नहीं है, ये तो स्किन है। इस स्किन के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है। एग्जाम्पल आपको बताए होंगे यार, कभी कभी आप देखिए जरा सी चोट लगती है ब्लड निकलने लगता है, कभी आप देखते हैं मतलब खुद गया है, यहाँ पे खुरच गए हैं और खूब और मांस जैसा दिखने लगा है, 1-2 खाली पॉइंट लाल लाल दिख रहे हैं, बाकी सब सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है। देखा है कभी ऐसा? बहुत बार होता है। और कभी तो हल्कस लगा और ब्लड बाहर आ गया। तो वो जो मेम्ब्रेन है हमारी स्किन के बाद ये मेम्ब्रेन, तो जब ये मेम्ब्रेन फटेगी तब भी ब्लड बाहर आएगा, ठीक है। अगर मेम्ब्रेन फटी नहीं तो ब्लड बाहर नहीं आएगा। मान लीजिए कभी चोट लगी, मेम्ब्रेन फट गई नीचे वाली, वही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तब तो ब्लड बाहर आ गया। खुरच गए हैं, मांस हट गया, खाल हट गई, जो कुछ भी बोलते हैं सब हो गया, लेकिन वो मेम्ब्रेन नहीं हटी, बस मेम्ब्रेन बची है, तो फिर ब्लड बाहर नहीं आएगा। तो ये हमारे अंदर भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, अर्धपारगम्य झिल्लियाँ। तो ये क्रिस्टलाभ और कोलाइड इसी से डिफाइन होते हैं। अगर हम क्या कर दें, एक वही अर्धपारगम्य झिल्ली लगाएं और उससे अगर बड़ी आसानी से पार हो गया तो कह देंगे वो क्रिस्टलाभ हैं, ठीक है। पार हुए लेकिन बड़ी आसानी से पार नहीं हुए तो हम कह देंगे कि वो क्या है? कोलाइड है। कोलाइड। क्रिस्टलाभ तो बड़ी आसानी से पार हो गए। फिर उसके बाद कोलाइड को हिस्सों में डिवाइड किया गया, जो आपको बताया पदार्थ, वास्तविक विलयंस, विलयन के हिस्से, वास्तविक विलयन, निलंबन और आपका कोलाइड, ठीक है। तो लिख लीजिए थोड़ा सा इसको भी। देखिए क्रिस्टलाभ, क्रिस्टलाभ में लिख लीजिए वे पदार्थ जिनके
जलीय विलयन जिनके जलीय विलयन चर्म पत्र झिल्ली से जिनके जलीय विलयन चर्म पत्र झिल्ली से आसानी से पार हो जाते हैं, चर्म पत्र झिल्ली से आसानी से पार हो जाते हैं, क्रिस्टलाभ कहलाते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए। चीनी, नमक, यूरिया, चीनी, नमक, यूरिया आदि के घोल, चीनी, नमक, यूरिया आदि के घोल। अब इसका ये मतलब नहीं सबको एक ही साथ घोल दो कि मतलब चीनी, नमक, यूरिया सब घोले पड़े हैं फिर कह रहे हैं पार नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है चीनी का घोल अलग हो गया, नमक का घोल अलग हो गया और यूरिया का घोल अलग हो गया, सबके अलग अलग घोल हैं। अगली हेडिंग है कोलाइड। तो लिखिए वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन आसानी से चर्म पत्र से पार नहीं होते हैं। पार नहीं से मतलब आसानी से पहले लिख चुके हो, ठीक है। आसानी से पार नहीं होते हैं, ठीक है। आसानी से चर्म पत्र से पार नहीं होते हैं, कोलाइड कहलाते हैं। जैसे गोंद, जिलेटिन आदि का विलयन, गोंद, जिलेटिन आदि का विलयन। अगली हेडिंग है वास्तविक विलयन। अगली हेडिंग वास्तविक विलयन। बोले तो लिखिए इसमें विलेय तथा विलायक, इसमें विलेय तथा विलायक के कणों के आकार, इसमें विलेय तथा विलायक के कणों के आकार लगभग समान होते हैं, लगभग समान होते हैं और इनका आकार और इनका आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर, 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होता है और इन्हें किसी भी विधि से अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है। जैसे नमक, यूरिया आदि का जलीय विलयन, आदि का जलीय विलयन। अगली हेडिंग है निलंबन। निलंबन
यानी सस्पेंशन। लिखिए, जब विलेय तथा विलायक के कणों के आकार में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, ठीक है। विलायक के कणों का आकार 10⁻⁸ से अधिक और विलेय के कणों का आकार 10⁻⁷ से कम और विलेय के कणों का आकार 10⁻⁷ से कम होता है, जैसे बालू के कणों का जलीय विलयन। ये अगली हेडिंग है कोलाइडी विलयन। ठीक है, अब आज इतना ही, आगे कल कराएंगे।